हेलो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट फर्स्ट है उसमें अपन देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, आवेश व इसके गुणधर्म, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये अपने पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। अब अपने आज डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आवेश, सपोज एक बॉडी ये है ए और सेकंड बॉडी है बी, इन पर जब ये शुरू में प्रारंभ में कह सकते हो उदासीन है, इन पर जब आवेश आता है तो एक्चुअली में आवेश आता कहां से है? सपोज करो कि इनको फ्रिक्शन करवाएं, अपने रब करवाएं एक दूसरे पे, तो आवेश आता कैसे है? मुख्य कारण क्या है उसका? आवेश का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे अपने बात करें कि ए बॉडी है और बी बॉडी है, इनको आपस में रब करवाएं तो इस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे अपने पार्ट फर्स्ट में भी देखा था कि जो कांच की छड़ है उसको अगर अपने सिल्क से रगड़े तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कुछ इस तरह का ही एग्जांपल इसमें ले रहे हैं अपने। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसको अपने देख रहे हैं। तो पहले देखिए कि बात करते हैं परमाणु की, एटम की। परमाणु उदासीन होता है, जनरल वे में अगर कहें तो उदासीन होता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है, पर इन जनरल वो उदासीन होता है कि नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है वो धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ऋणात्मक आवेशित है। अब अपने यहां पर अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक धनात्मक है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। जब और बाहर नाभिक के बाहर देखें तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। ओवरऑल अगर अपने देखें तो जितना धनात्मक चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज नाभिक के अंदर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज नाभिक के बाहर यानी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। यानी मैं इन जनरल कहूं कि 10 प्रोटॉन है तो बाहर कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ओवरऑल चार्ज जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अपने कहते हैं कि कोई भी परमाणु हो सामान्य स्थिति में उदासीन होता है। यानी कि 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, परिमाण समान होता है। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये फर्क है इसमें। अब अपने बात करें कि इस पर उदासीन है, अब अपने इसको एनर्जी दे, फ्रिक्शन करवाने का मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। एनर्जी दे तो प्रोटॉन बाहर नहीं आएंगे, ना न्यूट्रॉन बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि नाभिकीय जो बल होता है उससे ये बंधे हुए हैं, और नाभिकीय बल दुनिया का सबसे प्रबलतम बलों में से माना जाता है। प्रकृति की 4 बल जो मूल बल है, फंडामेंटल फोर्सेज है, उसमें सबसे पावरफुल है, इसीलिए इसका नाम प्रबल नाभिकीय बल भी पड़ा है। अब अपने देखते हैं परमाणु की बात की कि इसको जब अपने एनर्जी देते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो नाभिक से सबसे ज्यादा दूर पर है, मतलब जो लूजली बाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अपने कहें कि ये कक्षा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। और दो वस्तुओं को घर्षण करवाने पर इलेक्ट्रॉन किस वस्तु का निकलेगा? जिस वस्तु के लिए कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जैसे अपने कहें कि इन दोनों वस्तुएं पहले उदासीन थी, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज हुई है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस ये पॉजिटिव चार्ज हुई। तो इसकी जो आयनन ऊर्जा है उसमें कम है, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा जो अपने बात करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकला है, इनडायरेक्टली ये कह सकते हो आसानी से निकला है, और इससे इलेक्ट्रॉन इसके बनस्पत नहीं निकला। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए तो नेगेटिव चार्ज होगी, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पॉजिटिव चार्ज होगी। पहली चीज, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही जो आवेशित किसी वस्तु का धनात्मक या आवेशित ऋणात्मक आवेशित होना निर्भर करता है। दूसरी चीज इसमें आती है कि क्या द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। शुरू में उदासीन थी, अगर आपने कहे कि इनको घर्षण करवाया, उन्होंने रब करवाया, उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इनके द्रव्यमान पे इफेक्ट पड़ा? द्रव्यमान पर इफेक्ट निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो द्रव्यमान का वास्तव में फर्क पड़ता है, लेकिन इन रियल अगर देखें तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट, लाइट है, बहुत हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखते हैं अपने कूलाम का नियम। जैसे अपने बात करते हैं कि
गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है या दो पिंडों के बीच लगता है। उसी प्रकार दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, जैसे आपने कहा कि ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, दो चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r और ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, यहाँ Q1 और Q2। तो इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं। अगर सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस है तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, रिपेल होगा, अदरवाइज अट्रैक्शन होगा। जैसे मैंने इन दोनों के बीच लगने वाला बल सपोज F है। सो ये F किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? पहला है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी दोनों चार्जेस हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि आवेश की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बल का मान बढ़ता जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी आवेश जो लगने वाला बल है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ आएगा जब साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये है विद्युत बल, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। Q1 Q2 दोनों आवेशों के क्रम से जो मैग्नीट्यूड है वो है, r इनके बीच की डिस्टेंस है और K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। इस K की अगर जिक्र करें तो इस K का मान, ये अपने बात कर रहे हैं पूरा सिस्टम है, ये निर्वात में है, यानी कोई मीडियम नहीं है, वहां पर वैक्यूम है। तो F कैन बी रिटन एज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस K की वैल्यू, K की एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ ये वैल्यू है। और इसका जो यूनिट है, यहां से अगर K की वैल्यू देखो, K इज इक्वल टू F × r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने, F × r²/Q1 Q2। यहां से अगर अपने देखें तो F का जो यूनिट है, मात्रक है, वो न्यूटन। यहाँ देखो r²/Q1 Q2, r² का मतलब है मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 का मतलब कूलाम × कूलाम, यानी कूलाम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी विमा भी फाइंड आउट की जा सकती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसकी विमा अगर फाइंड करें, डायमेंशन फाइंड करें, तो F की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, ये F की r² है, इसका मतलब ये हो गया L2 कूलाम स्क्वायर। जैसे अपने पार्ट फर्स्ट में देखा था Q कैन बी रिटन एज IT। तो कूलाम की जो विमा, आवेश की विमा, वो अगर देखें तो होती है A1 T1 कूलाम स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, A2 T2। अब इसको सोल्व करें अपने, तो ये आती है अपने पास m1 L2 + 1 3T -2, ये ऊपर जाएगा तो -4 और A -2। ये है डायमेंशन K की, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आया उसकी विमा m1 L3 T -4 A -2। इस K की दूसरी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं अपने? K कैन बी रिटन एज 1/4πε0। K इज इक्वल टू 1/4πε0, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। यहाँ ε0 इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू होती है ε0 इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12। अब देखो यहाँ पे 4π एक कांस्टेंट है, ε0 की यूनिट वही होगी जो K की यूनिट का इनवर्स है, इसका मतलब उसका उल्टा। तो इसकी यूनिट लिखी जा सकती है, इसको देखिए, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, इसकी रिवर्स। इट मींस m1 है तो -1 हो जाएगी, -3 + 4 + 2 इसकी डायमेंशन। तो K की जो डायमेंशन है उसका इन्वर्ट, और जो आप कह सकते हो मात्रक है उसका भी उल्टा कर दें तो वो ε0। और ε0 को अपने कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब अपने देखें कि अगर
ये तो अपनों ने सारी स्टोरी बताई कि दो आवेश कहाँ रखे हुए, वैक्यूम में, निर्वात में रखे हुए। अगर ये वैक्यूम में न रखे हो, किसी मीडियम में रखे हो, तब इसको वेरीफाई या डिफाइन अपने कैसे कर सकते हैं। उसमें देखिए, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आया अपने पास, एफ नोट लिख देता हूं मैं ताकि अपने दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। एफ नोट मीन्स नो मीडियम, जीरो मीडियम कह सकते हैं इनडायरेक्टली समझने के लिए। किसी भी मीडियम का न होना यानी निर्वात में जो बल लगता है वो ये है, इक्वेशन नंबर 3। अब आता है अपने पास कि अगर इसमें निर्वात न होकर कोई भी अदर मीडियम होता और उस मीडियम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है, ठीक है। और इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। यहां देखो तीन चीजें आती है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 कहते हैं इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी। और एप्सिलॉन इसको कहते हैं अपने माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन r इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तीन चीजें हैं अपेक्षित। ये किससे रिलेटेड है? निर्वात से रिलेटेड, ये माध्यम से रिलेटेड है, और ये एप्सिलॉन r इन दोनों का रेशियो यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता है। इसका दूसरा नाम है परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो पहला यहां से क्लियर कर सकते हैं कि निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये एक चीज आती है अपने पास। अब जैसे मैंने बताया कि ये इक्वेशन कब है, जब निर्वात में लेते हैं और कोई मीडियम है, तब इसी को कैसे लिखा जा सकता है। सपोज एफ एम फॉर मीडियम, माध्यम की बात कर रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ गया एप्सिलॉन, क्योंकि अपने माध्यम की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं। बाकी एज इट इज Q1 Q2 अपॉन r²। डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं अपने, सिर्फ मीडियम चेंज किए। तो ये आता है अपने पास, यहां से अपने लिख सकते हैं Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 से और इससे कंपेयर करें अपने, ये वैल्यू जो है ये क्या बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r²। ये वैल्यू क्या बनी F नोट। F नोट यानी कि निर्वात में जो बल लगा था दो आवेशों के बीच, वो बना अपने पास। इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, Fm = दिस कैन बी रिटन एज F नोट अपॉन एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r = F नोट अपॉन Fm। दिस इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक की पहली परिभाषा अपने यहां से बताई थी, सेकेंड आप ये कह सकते हो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपने कि अगर दो आवेशों के बीच निर्वात हो तो उनके बीच लगने वाला बल व माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। और इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ऊपर आप देख रहे हो ये बल है, इट मींस न्यूटन इसकी इकाई, और यहाँ भी न्यूटन। तो दोनों की जो यूनिट है वो कैंसिल, और ये यूनिटलेस है, यानी कि ये यूनिटलेस या मात्रकहीन एप्सिलॉन r। और कई जगह इसको कैपिटल K से भी लिखा जाता है। आगे के जो यूनिट्स आएगी उसमें कैपिटल K से, कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल K है और ये भी कैपिटल K है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसको एप्सिलॉन r को जो धारिता वाला चैप्टर आएगा कैपेसिटेंस में, वहां पर इसको कैपिटल K से डिनोट किया जाएगा। तो K कैन बी रिटन एज, और एप्सिलॉन r = F नोट अपॉन Fm और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। कोई भी डेफिनेशन अपने इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्सिलॉन r जो परावैद्युतांक अपनों ने बताया, इसकी परावैद्युतांक की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट इस रेंज में होती है। इस एप्सिलॉन r की वैल्यू, एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, या आप कह सकते हो निर्वात के लिए। वैक्यूम के लिए 1 होती है, और हवा के लिए भी 1 ऑलमोस्ट 1 होती है, 1.00 समथिंग होती है। तो ये नियर अबाउट 1 होती है। तो निर्वात और हवा के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 है, और एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है किसी भी मेटल के लिए। कोई भी कंडक्टर है, चालक है, उसके लिए, धातु के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। बाकी जो जितने भी मैटर है, जितने भी मीडियम है, उनके लिए अलग होगा। सपोज मैं बात करूं वाटर के लिए,
ये एग्जांपल पानी के लिए अगर देखें तो इसकी वैल्यू 80 होती है। ये 1 to इनफाइनाइट वेरी करता है। 1 वैल्यू होगी निर्वात के लिए या हवा के लिए, इनफाइनाइट होगी धातु के लिए। उससे अपने पास काफी चीजें क्लियर होगी अपने पास कि ये जो बल है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो माध्यम पर निश्चित रूप से निर्भर करता है। जैसे अपने कहें कि अगर निर्वात या हवा है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1। यहाँ एक इक्वेशन लिखी थी अपनों ने, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 4, इसको देखते हैं अपने कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं यहाँ पर तो 1/4 एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इट मींस अपने कहाँ चले गए, निर्वात वाली इक्वेशन नंबर जो 3 लिखी थी उसमें F नोट की वैल्यू। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर दो चार्ज है उनके बीच मीडियम धातु है, कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है अपने को। इस फॉर्मूले में अगर अपने इनफाइनाइट लिखी, मीडियम कौन सा है अपना, धातु, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर की जगह अगर अपने इनफाइनाइट रखें तो क्वांटिटी कोई भी होगी अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर दो चालक है, दो आवेश है, सपोज दो चार्ज है, उनको अपने किसी भी कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर दें, किसी भी धातु के तार से अगर जोड़ दें, तो लगने वाला कूलम्ब फोर्स या आप कह सकते हो लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। तो जब भी दो आवेशों के बीच माध्यम कोई भी कंडक्टर हो या चालक तार से जोड़ दें तो लगने वाला बल हमेशा और हमेशा होगा वो 0 होगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अधिकतम कब होगा, जब दोनों आवेशों के बीच कोई भी माध्यम ना हो, यानी कि निर्वात या हवा हो। तो दो चीजें क्लियर है यहाँ पर, अगर निर्वात या हवा हो तो अधिकतम बल लगेगा दो आवेशों के बीच। अगर माध्यम धातु है या कोई भी कंडक्टर है तो उसमें लगने वाला बल 0 होगा। ठीक है, तो इसका अपने कह सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की जो जनरल इक्वेशन आई वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अपने पहले बता चुके हैं। ये मीडियम पर डिपेंड करता है निश्चित रूप से, k की वैल्यू डिपेंड करती है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसी के आधार पर अपने बताया कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है। इससे अब अपने करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं उसको अपने डिफाइन करते हैं। अपने ये अज्यूम करते हैं कि दो चार्ज हैं, सपोज इसको वेक्टर फॉर्म डिफाइन करने के लिए अपने ये अज्यूम करते हैं कि ये पहला चार्ज यहाँ पर है Q1 और सेकंड चार्ज सपोज यहाँ पर है Q2। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया उन्होंने, कार्तीय निर्देश तंत्र x y z x, Q1 और Q2 दो आवेश है। इन आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, उसको अपने अज्यूम कर लेते हैं कि ये R1 है। सिमिलरली इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R2। अब अपने देख रहे हैं कि ये चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। अपने यहाँ Q1 Q2 जनरल चार्ज लिए, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। ये चार्ज अगर अपने लाइक चार्जेस लिए तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, यानी इसको अपने डिनोट करते हैं F21। सेकेंड वाले चार्ज पर इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी ये, यानी इसको रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन होगी F21। यहाँ F21 का मतलब क्या होगा, सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल। अब अपने इसी प्रकार देखें कि सेकेंड चार्ज के कारण फर्स्ट पर लगने वाला जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो होगी ये वाली, इसको अपने डिनोट करते हैं F12। F21 क्या होगा, दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाले बल, और F12 पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। अब इसका R1 और R2 स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर बताया उन्होंने। अब Q2 जो आवेश है उसका Q1 के विद रिस्पेक्ट टू जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज अपने मान लेते हैं R21। R21 अज्यूम कर लिया कि सेकंड जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज यानी Q1 के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश। अब अगर अपने इसमें सदिश योग का त्रिभुज का नियम लगाएं तो पहली ये भुजा प्लस दूसरी इक्वल टू थर्ड वन। ये सदिश योग के त्रिभुज के नियम से अगर अपने देखें तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2।
अब अपने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इट मीन्स R21 को अपने लिख सकते हैं R2 माइनस R1। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, F21 की डायरेक्शन में एकांक सदिश लेते हैं, सपोज वो R21 कैप। एकांक सदिश का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन में, उस वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे यहाँ बल ले रहे हैं तो बल की दिशा में एकांक सदिश इस डायरेक्शन में होगा वो R21, और इस डायरेक्शन में अगर एकांक सदिश लेंगे तो R12 कैप। ये कैप अपने जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को शो करने का एक तरीका होता है, इसका सिंबल कह सकते हैं। अब अपने कूलाम नियम अगर फाइंड आउट, कूलाम का नियम अप्लाई करें कि इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि F21 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये कितना होगा कूलाम नियम से, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है R21 मैग्नीट्यूड स्केल, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर अपने को साथ लिखना होगा R21 कैप। ये अपने वेक्टर फॉर्म लिखना है, और k को आपने ये भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अभी अपना देखा था कि जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें उससे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। F21 इक्वल टू, ये आ गया अपने वेक्टर फॉर्म में, इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, R21 की जगह वैल्यू ये रख सकते हैं अपने R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको अगर लिखें तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहां लिखेंगे R2 माइनस R1, और इसका मैग्नीट्यूड एंड होल स्क्वायर। R21 का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे R21 की कैप। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो ये फाइंड आउट किया आपने कि सेकंड चार्ज के, फर्स्ट चार्ज के कारण सेकंड पर लगने वाला बल, या दूसरे शब्दों में कहें कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल उस वेक्टर फॉर्म में अपने फाइंड आउट किया वो ये है। सिमिलरली अगर अपने अप्लाई करें ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब है F12 फाइंड आउट करें, तो यहां पे देखेंगे कि सिमिलरली F12 कैन बी रिटन एज, F12 को अपने कैसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ R2 माइनस R1 है तो वहां रिवर्स हो जाएगा इसका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ R21 कैप है तो वहां हो जाएगा R12 कैप। इक्वेशन नंबर 2। ये उन्होंने बताया कि दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल, और ये वाला आवेश है पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, और दोनों की डायरेक्शन यहां देख रहे हैं अपने ऑपोजिट है, और ये अपने प्रूफ भी करेंगे अपनी। अब यहां देखो इसकी और इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपने कंपेयर करें, K Q1 Q2 अपॉन ये मैग्नीट्यूड है R2 माइनस R1 R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अब इसको अगर देखें दोनों में कंपेयर करें तो R21 और R12 ये यूनिट वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। R21 की डायरेक्शन ये वाली है और R12 की डायरेक्शन ये वाली है, यानी हम लिख सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। ये डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण अपने लिखा R12 इज इक्वल टू माइनस R21। इसको अगर कंपेयर करें तो अपने लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इट मींस 1 में है 2 1 और उसमें 1 2, इनको इक्वल करें तो माइनस साइन आ जाएगा। इससे अपन लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इससे क्या रिजल्ट निकला कि ये आवेश जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। जो बल होगा उसका परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा यहां देख रहे हैं विपरीत होगी। इस केस में F21 इज इक्वल टू माइनस F12 विद नेगेटिव साइन आता है। अब यहां से एक चीज क्लियर है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कूलॉम फोर्स में इस नियम में लागू हो रहा है। कैसे देखें कि F21 इज नेगेटिव, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का है, क्रिया हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन परिमाण समान दिशा विपरीत होती है। उसी प्रकार यहां भी लागू होता है। तो कूलॉम नियम के जो फैक्ट्स हैं
उसमें पहला तो अपने कह सकते हैं कि न्यूटन के नियम भी इस पर लागू होता है, न्यूटन का थर्ड नियम है वो इस पे लागू होता है, यहां से अपने देख रहे हैं। दूसरा ये बिंदुवत आवेश जो पॉइंट चार्ज है उनके लिए ही एप्लीकेबल है। तीसरा आप कह सकते हो अगर चार्ज रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है, तो ये नियम लागू होता है। अगर वो गतिशील है तो ये नेट बल सही तरीके से नहीं बताता। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आवेश अगर गतिशील है तो उसमें विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही होता है, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय बल भी लगता है जिसके कारण नेट बल है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज है कूलाम नियम से रिलेटेड। ये हमने देखा कूलाम नियम, कूलाम के नियम के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये F21 और F12 ये दोनों परिमाण में समान लेकिन दिशा विपरीत है। तो ये अपनों ने कंप्लीट देखा कूलाम के नियम से संबंधित। थैंक यू।